हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग 2019 सुपर टेट का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो इसके लिए आप देखिए, आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसके लिए हम आर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं ए, और कह रहा है इसमें एक षष्ठभुज है तो 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज बनेगा। आप इसको इस प्रकार से बनाइए। देखिए आपका ये षष्ठभुज बन गया, 1 2 3 4 5 6 ए आपका षष्ठभुज बन गया। इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका नामांकन कर दीजिए ए बी सी डी ई एंड एफ और इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, षष्ठभुज है तो कह रहा है इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। यदि कोई बिंदु हो तो वहां पर कितने अंश का कोण बनता है, वहां पे 360 अंश का कोण बनता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर एक बिंदु जैसा है, यहाँ 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 360 अंश पूरा। ठीक है, और इसको लगाने के लिए जो है कि कम से कम आपको कोई एक कोण प्राप्त हो, उससे आप निकालें। और संबंध किस प्रकार का यह त्रिभुज है, उसी हिसाब से सारे त्रिभुज होंगे और उसी हिसाब से इसका परिमाप आप बता पाएंगे इसके लिए। और ये बोला है कि इसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ अगर इस कोण की हम बात करें कि कोण ये कितने अंश का है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा कोण यहाँ पे जो बना 360 अंश का और 6 भुजा इसलिए 6 से इसको भाग दे देंगे आप, तो ये आपका निकला क्या आ जाएगा 60। तो ये कोण आपका 60 अंश हो गया। ठीक है, एक कोण आपका 60 अंश हो गया। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये वाली भुजा जो है और ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एक है वृत्त की दोनों त्रिज्या है। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, इससे हम संबंध दिखाते हैं क्या होता है आगे चल के। तो आप देखिए यहां पर इसे अब तो लिखेंगे कोण, इस वाले कोण को हम कोण ओ मानते हैं, इसको कोण एफ, कोण इसको ई मानते हैं। ठीक है, कोण ओ प्लस कोण एफ प्लस कोण ई बराबर 180 अंश ये होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें जिसका मान दिया है उसको रख देंगे, जिसका मान नहीं दिया उसे छोड़ देंगे, उससे पता चलेगा कि उसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ तो कोण ओ का मान हमने निकाला 60। ठीक है, और कोण एफ का मान आपको पता नहीं है, कोण ई का मान पता नहीं है, लेकिन तो आप जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसकी वजह से यदि ये भुजा आर है और ये भुजा आर है तो इसके सम्मुख जो इसके सम्मुख ये कोण है ये भी बराबर होगा इसके, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर थे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं कोण एफ और प्लस कोण ई की जगह में भी कोण एफ लिख सकते हैं आप, कोण एफ। ठीक है, ये बराबर 180 अंश। अब यहाँ आप करेंगे तो हो जाएगा ये एफ एफ है मिलकर 2f, कोण 2f हो जाएगा। और इधर आप जाएंगे तो 180 माइनस 60 करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बताते हैं। अब आपको दिखेगा ये कोण 2f बराबर 120। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे कोण एफ बराबर तो आ जाएगा आप 2 1 9 2 6 12, यहाँ से 60 डिग्री ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कोण एफ बराबर आ गया। और जो कोण एफ है, क्योंकि कोण एफ बराबर कोण ई है, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका ई का मान भी 60 आएगा, यहाँ से 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया आपका और ये भी 60 हो गया। जब तीनों कोण 60-60 डिग्री हो गया तो इस स्थिति में वो जो त्रिभुज बनता है वो समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि ये भुजा आर है, ये भुजा आर है और इनके कोण 60-60 है और फिर ये भी कोण 60 हो गया तो ये भी भुजा आर हो जाएगी, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो गए तो ये भी आर हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया इस किस प्रकार के त्रिभुज सारे हैं। तो ये सारे समबाहु त्रिभुज बने हैं आपके। ठीक, सारे समबाहु त्रिभुज बने हैं। तो आपसे पूछा गया इसका जो है कि परिमाप क्या होगा, तो ये आर, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये भी आर। अब तो जोड़ लीजिए आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, वही आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और इसको आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6r। यही आपका आंसर होगा। 6r जो विकल्प आपको दिया है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं।
इसी प्रकार का सुपरटेड में क्वेश्चन आता है और बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में कहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात मतलब कि h1 बटे h2 का अनुपात दिया है 1/4, ठीक है, और कहा है इनके व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। व्यास मतलब 2r1/2r2, इसका दिया है 4/5, ठीक है। तो आपको जो व्यास का दिया है तुरंत आप त्रिज्या का निकाल लीजिए, क्योंकि आयतन पूछा है तो आयतन में त्रिज्या का ही काम आपको पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, तो 2r1/2 और फिर 2r2/2 और फिर उसी प्रकार 2 से इधर भी भाग देंगे, 4/2 और बटे 5/2, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा r1/r2 और बराबर ये घूमकर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2/5 × 2, 2 से कट जाएगा 4/5, ये आ जाएगा आपका r1/r2 का मान, ठीक है। इसके बाद पूछा इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इनके आयतनों का अनुपात, आयतन का फॉर्मूला आप लिखिए, आयतनों का अनुपात पूछा है तो यहाँ देखिए पहले का आयतन आप लिखेंगे तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और बाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। जो कॉमन उसे काट दीजिए, 1/3 1/3 5 से कट गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, अब आप देखिए r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इंटू h1/h2, ठीक है। आप यहाँ पे मान रख दीजिए, हमने मान निकाला है h1/h2 का यहाँ मान है, r1/r2 का मान यहाँ है, आप रख दीजिए। तो यहाँ आपका है 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/h, ठीक है। अब इसको काट पीट दीजिए, कट पीट रहा है, नीचे दिख रहा होगा, हाँ 4 × 4 इसको आप लिख सकते हैं, नीचे 5 × 5 आप लिख सकते हैं इंटू 1/4, ठीक है। ये इससे कट गया आपका, तो ये आपका आ जाएगा 4/25, ठीक है। ये होगा आपका आंसर 4 संबंधे 25, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से। इसमें दिया था कि कहा था दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया था आपको, इसमें दिया था कि एक संबंधी 4 है और इनके व्यासों का अनुपात जो दिया था 4 संबंधी 5 है, तो पूछा था इनके आयतनों का अनुपात, तो अब ऊंचाइयों का अनुपात आपको था ही, व्यास का दिया था, तब त्रिज्या का निकाल लिया इस प्रकार से। उसके बाद उसका आयतन का फॉर्मूला जो होता है रख के उसमें आप रख दीजिए, एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो औसत निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हैं, सभी को जोड़ दीजिए आपस में, उसके बाद संख्या से भाग दीजिए, वो आपका आ जाएगा निकल कर आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसे भी। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं देखिए कौन कौन सी हैं। पहली अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, अगली 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर अगली 23, शायद 9 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 9। इनको जोड़ लीजिए आप, ठीक है, और इसके बाद इनको 9 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो अगला आंसर हो जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 5 10 ये हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा आपका। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसको 20 40 2 42 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको आपस में जोड़ लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 28 और 30 अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 में 42 जोड़ेंगे आप तो 8 2 10 और 2 10 से टोटल 100 हो जाएगा आपका 100/9, ठीक है। विकल्प में ये दिया होगा या तो क्या दिया, थोड़ा देख लीजिए, विकल्प में काट दिया है, तो आप काटेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 9 × 9 9, एक बचेगा, ये हो जाएगा 10, 9 × 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना कहेगा प्रथम बोला इसमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या आपने लिख लिया, उसके बाद उसको आपस में जोड़ दिया, उसके बाद जो संख्या उससे भाग दे दिया, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये भी आपका हो गया। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया है,
अगला दिया है, इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, रूट 29.16 का मान ये दिया है आपको 94, ठीक है। तो बोला है कि इसका मान ज्ञात करना आपको 2916 प्लस रूट 0.2916 प्लस रूट 002916 प्लस फिर वही काम किया 00002916, इसी का मान पूछा आपसे, ठीक है। ये भी आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, जितने अंक पे दशमलव रहता है बाहर जाने पर उसके आधे अंक पे दशमलव निकाल लिए, तो इसका वर्गमूल निकाल के आपको दे दिया है 29.116 का जो वर्गमूल इस चौगुन के बराबर मान रहा है, तो इसको कह रहा है। तो यहाँ 4 अंक 2 अंक पे दशमलव था पीछे से गिने, तो आप देखिए यहाँ 1 अंक पे नहीं लगाया है, ठीक है। ये दिया है आपको, इसी के अकॉर्डिंग चल के आप इसका सबका मान रखिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो जो ये मान है इसके जगह पे ये रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ये दिया है, खुद दिया है, ठीक है। तो आप इसको रख लीजिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे 4 अंक पे यहाँ दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे था तो 1 भी अंक पे नहीं, जब 4 अंक पे होगा तो आप 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव, ठीक है। 4 अंक पे होगा तो 1 अंक पे लगाएंगे आप, क्योंकि 2 पे था तो 1 पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप करेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान, और फिर इसी प्रकार से 6 अंक पे है तो आप हम लगाएंगे 3 अंक पे। 1 सेकंड, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है, हाँ मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे जो पॉइंट नहीं है इसीलिए तो मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए जब कुछ नहीं था तो ये था, जब 2 अंक पे दशमलव हो गया तो 1 अंक पे लगा देंगे, 4 अंक पे हो जाएगा तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे आप, 6 अंक पे हो जाएगा तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और इसका वर्गमूल बता रहा है कि 54 है, लेकिन दशमलव लगाने के लिए हम यहाँ 3 बढ़ा के 3 अंक पे लगाना है तो 0 आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इधर हम आगे जब निकलेंगे तो 1 2 4 8 है, संख्या पूरा 8 है, तो यहाँ हमको दशमलव लगाना 4 अंक पे, तो इसका मान जो वो दे रखा है आपको 54, लेकिन 4 अंक पे आपको लगाना है तो यहाँ 1 दशमलव लगा लीजिए, फिर आपस में इनको ऐड कर लीजिए, जो आएगा वो मान हो जाएगा। चलिए हम आपस में ऐड इसको कर लेते हैं, दशमलव के बाद जो होता है उसको ही रखते हैं, इसको बताएंगे हम आपको क्लास में आगे कैसे कैसे होता है ये 4, और फिर 0.0054, ये जो मान आएगा यही आंसर होगा 49995 पॉइंट, ये 5.994, ये जो दिया होगा आपके विकल्प में ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए अगला क्या दिया है, 3 संख्याओं का योग जो दिया है 58 दिया है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग दिया, तो मान लीजिए आप 3 संख्याएं जो है x पहली, दूसरी y और फिर z मान लीजिए तीसरी, इनका योग दिया है 58 के 98 दिया है, ठीक है। ये दिया है प्रथम शर्त के अनुसार, इसको दे दिया। आगे पढ़िए आप, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, मतलब x और y जो है, x और y इनका अनुपात जो दिया है, ये x और y इनका अनुपात जो ये दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। और अगला दिया दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, दूसरी मतलब y और z का अनुपात 5:8 है, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब कि y का मान पूछा है, y का मान पूछा है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले x y z का संबंध जो होता है उसको निकाल लीजिए, फिर यहाँ रख के आप तीनों का अलग अलग मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आप निकालिए, यहाँ x संबंध है, y संबंध है, z, ठीक है। तो आप करेंगे इसके लिए इस प्रकार से, इसमें गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, 8 3 24, ठीक है। कटने लायक होगा तो इसे काट देंगे, बट ये कटने लायक नहीं है, तो ये हो जाएगा इनका अनुपातिक रूप, और इनका है जो योगात्मक रूप। तो x का मान, हाँ ये हो जाएगा आपका
तो अब इसमें कोई संख्या होगी जो अनुपात निर्धारित की है, तो इसको आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो आप यहाँ इनको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा, आप अगर इसमें को जोड़ रहे हैं कुछ इसमें, तो जोड़िए इस प्रकार 10n प्लस ये अनुपात हटाएंगे, जब अनुपात हटाएंगे तो एक कोई निश्चित कांस्टेंट मान लेते हैं, वो हम n रखें, ठीक है। प्लस 15n प्लस 24n बराबर यहाँ जो दिया है 98। अब सबको जोड़ दीजिए, 25 और 24 49 n बराबर 98। इसको काटेंगे तो n का मान आ जाएगा 2, ठीक है, n का मान 2 आ जाएगा। तो पहली संख्या ये जो है आपकी पहली संख्या है 10 × 2 बराबर ये 20 हो जाएगी। आपकी दूसरी संख्या ये है तो ये हो जाएगा 15 × 2 बराबर 30 हो जाएगी। यही पूछा था आपसे। तीसरी संख्या जो आपकी निकलेगी 24 × 2 बराबर 48 हो जाएगी। तो ये आपकी दूसरी संख्या पूछा था, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं कि देखते तुरंत आंसर कर दिया। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है जो सुनिश्चित करता है, किसके द्वारा जो है अंतः केंद्र का निर्माण होता है। तो हमने आपको पढ़ाया होगा या तो आगे पढ़ाएंगे त्रिभुज में कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं वृत्त के केंद्र का निर्माण करती हैं। त्रिभुज का जो कोणों का अर्धक होता है वह त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्माण करता है। त्रिभुज के जो लंब होते हैं वह लंब केंद्र का निर्माण करते हैं, और जो त्रिभुज के लंब आर्धक होते हैं, मतलब लंब के साथ साथ आर्धक मतलब माध्यिका भी हो, उन्हें हम जो है वह परिकेंद्र का निर्माण करते हैं। ये 4 चीजें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये बनेगा विकल्प नंबर बी, जिसमें बनेगा ये आंसर होगा कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, हम आपको बताना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, बोला है कि 1001 का होल क्यूब का मान, इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसको लगाने के लिए आप या तो 3 बार इसका आपस में गुणा करिए, लेकिन तो अगर आप आसान तरीके से लगाना चाहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं, तो इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए 100 + 1 और इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो इसका क्यूब करेंगे आप तो हो जाएगा 100 का क्यूब। a + b का होल क्यूब से लगा दीजिए। प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है ये सर्वसमीका से दिया है, ये है a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b, इसी पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। फिर 1 का क्यूब, ठीक है, और फिर +3 × a मतलब 100, b मतलब 1 और फिर × 100 + 1, ठीक। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसका करेंगे गुणा तो अब क्या आएगा, 1 लिख के और 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 प्लस इसका 1 ही रहेगा। इनको करेंगे तो 300 ये निकलेंगे आपके, ठीक है। और इनको कर देंगे आप तो ये हो जाएंगे, इनको ऐसे ही छोड़िए अभी यहाँ, ठीक है। और फिर इनको अंदर करिए आप तो 30,000 और प्लस 300 ये निकला आपका, और +1 और प्लस ये। अब सबको आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 जोड़ना है, 1 जोड़ लीजिए, फिर कितना जोड़ना है, 30,000 जोड़ना है, 1 2 3 4। इसका विशेष ध्यान देके जोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसको करेंगे आप तो 1, इसको करेंगे आप तो 0, इसको करेंगे आप तो 3, इसको करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 3, फिर 0 1, ये आपका आंसर आएगा। ये कुछ मिस्टेक हो गया क्या भाई? ओहो, ये 1000 रहेगा क्योंकि 1001 है, तो 1000 + 1 होगा। एक सेकेंड,
चलिए सर समीका का क्वेश्चन ये दिया है जो आपका, इसको हम देखते हैं इस प्रकार से। 1001 दिया है, इसका होल क्यूब का मान पूछा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आप करेंगे तो एक, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए आंसर निकल कर आ जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए मतलब कि 1000, बी मतलब कि 1 और इंटू 1000 + 1। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे। आप चलेंगे ये तो 3 बार लिखेंगे आप, तो 3 है, 3 3 का 9 सुनना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये और फिर एक का मान एक ही आएगा, और फिर देखिए आगे देखेंगे आप इसको करेंगे तो आपके निकल कर आ जाएगा 3000 और प्लस इसको ऐसे छोड़िए इंटू 1000 + 1। ठीक है, आप इसको अंदर कर दीजिए, इसको अंदर करेंगे आप यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य ये है, 3 शून्य ये 6 है, मतलब कि 3 लिख के 6 शून्य, और फिर इसको इधर आएगा तो इसका भी गुणा करेगा ये, तो 3 लिख के 3 शून्य। ठीक है, और प्लस इसको 1 और प्लस इधर लिख के 9, 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ करवा दे रहा हूँ मैं ऐड सबका, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 9 शून्य आपका हो गया। उसके बाद फिर 1 है, 1 को लिख लीजिए, फिर 1 है, 1 पे लिख लिया, फिर हम 2 4 6 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 शून्य है, 1 2 3, इस तरह से इसको करेंगे तो आपका 1, इसको करेंगे आप 0, इसको करिएगा आप तो 0, फिर इसको करिएगा आप तो 3, फिर इसको करेंगे आप तो 0, यहाँ से 0 आपस में ऐड कर रहे हैं ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आंसर होगा। हाँ ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से लगाएंगे तो गुणा भाग से बच जाएंगे, नहीं तो फिर 1000 × 1000, इसको इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको 3 बार इसी का गुणा कर दीजिए आपस में, तब भी आ जाएगा। तो गुणा करने में थोड़ा सा और दिक्कत आएगी, इस तरह से आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्या दिया है उसे भी सॉल्व कर देते हैं। इधर का सारा क्वेश्चन हो गया, भी हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, कहा है यदि कोई संख्या है उसका यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसी का कहा है कि एक संख्या है कोई, ये जो संख्या आपने x मान लिया, कह रहा है इस संख्या का जो है 20% मतलब इसका यही ना होगा ये। ठीक है, कह रहा है इसका मान जो दिया है आपको 120 के बराबर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो फिर संख्या है, इस संख्या का जो है आपको 120% कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप करते क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 20 से काटेंगे 5 तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 120 × 5। ठीक है, ये आ गया आपका x का मान, मतलब ये संख्या आ गई आपकी। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो इसी का 120% निकाल दीजिए आप। 5 × 120% पूछ रहा है आपसे, 120/100, ये निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर 0 0 0 से कट गया, 12 × 144 और गुणे 5, 5 चौको 20, हासिल लगल 2, 5 चौको 20, 2 22, हासिल लगा 2, 5 करना 5, 720 एकदम आंसर। बोला है किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो यहाँ से हमने संख्या को निकाला, संख्या का 20% निकाला तो हमको निकल गया 120 × 5। फिर कह रहा है किसी संख्या 120% कितना होगा, तो 120 × 5 का 120% हमने निकाल दिया, तो निकल कर आपके 720 आ गया। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। इधर हो गया सारा चीज। अब देखते हैं हम और आगे क्वेश्चन इसने क्या दिया है, सबको बताते हुए आगे बढ़ा जाए। इसमें दिया है जो है आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप लोग भागी देकर देख लिया करिए, वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है आपका 6/11 और फिर 13/18, अगला दिया है 15/22, फिर 19/36, 5/6 पूछा है। इनमें सबसे छोटी क्या है, इसमें भाग देंगे, जो जिसका मान कम आएगा वो सबसे छोटी रहेगी।
चलिए हम लोग भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे आप तो आएगा ये दशमलव, भाग आप देंगे तो 0.54 आएगा। उसके बाद फिर अगला है, आप इसमें भाग देंगे तो 0.72 आएगा। फिर अगले में देंगे तो आपका आएगा दशमलव इतना। फिर अगले में आप देंगे तो ये आपका आएगा दशमलव इतना। फिर अगले में आप भाग देंगे, भाग देना तो सबको आता ही होगा, इतना आएगा। ठीक है, इसमें जिसका मान सबसे कम आया वो भी सबसे छोटी है। तो आप देखिए, आप कहेंगे तो दशमलव में है, तो कोई बात नहीं ना, दशमलव को भूल जाओ। जब इस प्रकार से बात आए तो दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, अब देखो जो सबसे छोटा हो, देखिए 54 से छोटा कोई दिख रहा है, 72 तो बड़ा है, 68 तो बड़ा है, 52 है छोटा, 63 तो बड़ा है। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है भाग दीजिए, आसानी से आ जाएगा, संख्याएं छोटी है। ठीक है, आगे दिया है एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल सा हो जाएगा। क्या बोला है, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दीजिए। तो ठीक है, आप वृद्धि करने की बात कर रहा है तो 25% की वृद्धि कर रहा है, तो फार्मूला आप वृद्धि कमी जो होता है लाभ हानि जैसे होता है उसी तरह से आप लगा दीजिए। 20-25% मान लीजिए उसको बढ़ा है तो लाभ हुआ, मतलब तो इसको कर देंगे 125 बटे 120 गुणे 100, काटेंगे 5, इसको काटेंगे 20, तो आपका ये 20% बढ़ा होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया है .1.27 का मान ये पूछा आपने। इसके लिए आप क्या करते हैं, जब ये बार हटेगा तो इसके नीचे 9 लग जाएगा जितनी पे रहेगा, तो इसको आप इसलिए इस प्रकार से लिख दीजिए 1 + 0.27 पर बार। ठीक है, अब आगे इसको 1 प्लस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बार हटाएंगे तो ये जिस पर जितने अंकों के ऊपर बार रहता है, जब ये बार हटता है तो उतने ही नीचे 9 लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ 2 अंकों पे है तो यहाँ 2 9 लिख दिया गया, इसको काट दीजिए। 9 × 27, 9 × 9 9 × 9 9, तो ये हो गया 1 + 3/11। ठीक है, इसका करिए सॉल्व, इसको करिए तो ये 11 × 9 11, 3 14 बटे 11। देखिए यही विकल्प दिया है तो यही होगा, नहीं थोड़ा सा आगे हो दिया हो तो आगे होगा, हाँ यही दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए भी आप लोग चक्रवृद्धि जब पढ़े होंगे, ब्याज CI SI पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां आपको CI में बताया गया होगा कि T2 का मान जो होता है T1 × A के बराबर होता है। ये पहला का समय, दूसरे का समय, ये जो होता है घात होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपसे 15 वर्षों में 2 गुना। ठीक है, तो पहले का दिया 15 वर्ष में 2 गुना हो रहेगा, तो कह रहा कितने वर्षों में ये जो है कि 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कह रहा है तो 8 को अगर हम करेंगे तो 2 घात 3 के रूप में ये बनेगा, तो घात आपकी 3 हो जाएगी, तो ये आपका 45 वर्षों में। ठीक है, आपका हो जाएगा 8 गुना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z, ये दिया है और पूछा है आपसे, जो पूछा है b² AC का मान आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आप यहाँ से ABC का मान निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसके बराबर आप कुछ और मान लीजिए, मतलब a का पावर x बराबर b का पावर y c का पावर z बराबर k मान लीजिए। ठीक है, ये सबके बराबर थे, k के बराबर होगा तो एक बार इसके साथ लेंगे तो आप a का पावर x बराबर k, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा a का मान k का पावर 1/x। इसी प्रकार आप लेंगे b का पावर y करेंगे यहाँ से k, तो यहाँ से आपको b का मान निकल के आएगा k का पावर 1/y, और इसी प्रकार आप करेंगे c का पावर z बराबर k, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा c का पावर k/1/z। ठीक है, ये अब इसी में जो दिया है यहाँ पे मान रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ रखते हैं b का
पावर हमने देखा क्या है, k के पावर 1 बाई वाई है, तो b की जगह हम रख सकते हैं b 2 बार है तो b 2 बार है, b गुणे b लिखे मतलब ये 2 बार लिखेंगे हम, k के पावर 1 बाई वाई इंटू k का पावर 1 बाई वाई बराबर a का मान आपको दिया गया है k इंटू एक्स इंटू फिर c का मान आपको यहाँ दिया गया है k का पावर 1 बाई जेड। जब घातांक अंकगणित आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की तुलना कर ली जाती है, और जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप देखेंगे तो आधार इसका बराबर आपको दिखेगा, आधार मतलब के यहाँ के यहाँ, तो घातें जो हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। यदि आधार बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, और घातें बराबर हो तो आधार भी आपस में बराबर होंगे। घातांक और करने में ये चीज आपको पढ़ाई गई होगी। ठीक है, ये गुणे में है तो यहाँ गुणे में रहेंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई वाई। आगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इधर का इधर, इधर का उधर करेंगे, एलसीएम यहाँ से लेंगे तो एच प्लस एक्स बाई एक्स जेड हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे विकल्प के अकॉर्डिंग कैसे क्या पूछा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। पूछा है यहाँ y के बराबर मान पूछा है। ठीक है, तो हम इधर का इधर गुणा कर दें तिर्यक तो निकल जाएगा आपका, तो यहाँ करेंगे तो 2x जेड बटे इधर का इधर आएगा तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स बराबर y, यही आपका आंसर होगा। तो इसको हम कर रहे हैं तो इसका आंसर निकल के आपका आ गया डी वाला से। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। चलिए अगला अब हम देखते हैं। आगे कौन सा बच्चा है क्वेश्चन, हाँ ये दिया है गुणनखंड कीजिए। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 जेड स्क्वायर प्लस 6 वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन देखते ही आप लास्ट में देखा करिए क्या लिखा गया है, उसको आप ए प्लस बी का होल वर्ग या माइनस बी के होल वर्ग में बनाने की कोशिश किया करिए। तो ठीक है, आप अगर 6 को इस प्रकार से यहाँ तोड़ देंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, इसको y इंटू आप जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे यदि आप देखें तो कुछ मिल रहा है कॉमन, क्या वहां दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे यदि हम देखें इसे तो इस प्रकार से आगे देखने पर मिलता है कि जो है वाई जेड जो है यहाँ दिया गया इस प्रकार से, और एक्स जो है अलग है जो कि पीछे नहीं दिया गया। तो एक्स को हम अलग कर लेते हैं, एक्स को अलग करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और माइनस बाहर चला गया तो प्लस 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का इस प्रकार से होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। आगे यदि यहाँ आप इसको तोड़ दें 2 इंटू जेड इंटू 3y, इसको भी आप लिख सकते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग के बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला a प्लस बी का होल वर्ग जैसा। तो यहाँ से आप करेंगे तो आपका निकलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आप करेंगे तो ये मतलब y और प्लस 3z का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप देखेंगे एक बन गया, ये जो है इस पूरे के बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे इसको एक पद मानिए इसको बी पद मानिए, तो वर्गांतर का फॉर्मूला हो गया, इसको फैला दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको फैलाएंगे तो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, तो ये जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3z, और दूसरे वाले में जब करेंगे हम इंटू तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3z। ये जिस विकल्प में है यही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भी देखिए आप बता सकते हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः a और b है, इनकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो समांतर भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए समांतर भुजा इस प्रकार से बनेगा आपका, क्यों चल नहीं रहा है, इस प्रकार से आपका बनेगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये कह रहा है इसका मान a है इसका मान b है, तो कह रहा है कि इसको मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा ये बन रही है इसका मान पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, a प्लस बी बाई 2 कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसमें थोड़ा इंक डाल दें हम, उसके बाद फिर आगे करवाते हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे, नॉर्मली हो जाएगा हमसे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में और इसी प्रकार से करना रहता है। आप अगर इसको आप लगाएं मैक्सिमम तो आप 20 मिनट और 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम में बोल दिए, 15 मिनट में आप जो है 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं, इतने आसान होते हैं। हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप भी करेंगे आप अच्छे से तो बहुत कम टाइम लगेगा, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम लोग साफ करते हैं और जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एकदम जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं, फटाफट अंदाज में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा 6 के छात्रों की आयु वर्षों में निम्नलिखित दी गई माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इसमें संख्या दिया है 13, 14, 18, 16, 19 और 12, इनकी माध्यिका पूछा है। माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं 2 प्रकार के फार्मूलाओं का सूत्र प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सम संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है। तब हम गिन कर देखते हैं कितनी संख्या है, इनकी काउंट पहले करते हैं। 1 2 3 4 5 6, संख्या जो आपकी आ गई 6। ठीक है, संख्या आपकी 6 आ गई। ठीक है, संख्या आपकी 6 आ गई तो आपको सम संख्या दिख रही है, सम संख्या वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। सम संख्या वाला सूत्र होता है n/2 में पद का मान और प्लस n/2 + 1 में पद का मान और पूरे के बटे 2। ठीक है, ये बराबर आपका माध्यिका निकल कर आता है। इसी में आप रखने की कोशिश करिए। इसके पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, करना पड़ता है तभी आएगा आंसर इसका। तो देखें अगर हम तो 13 के बाद 14, 18, 16, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आगे पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे छोटी सी है, आप हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटी 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, अगला 18, अगला एंड 19। ठीक है, ये हो गया आपका 19। अब इस फार्मूले पर रखेंगे आप, यहां से फिर मान रख देंगे। तो क्या है, n बराबर 6 अपना, तो n की जगह पे 6वें पद का मान प्लस 6 n/2 में पद का मान, 6/2 में 2 + 1 में पद का मान, अब पूरे के बटे 2। तो 6 को जब काटेंगे 2 से आएगा 3रे पद का मान, और इसको जब काटेंगे तो 1 जोड़ देंगे तो 4वें पद का मान आ जाएगा आपका, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 1 2 3, तीसरा पद आपका ये है और चौथा पद आपका ये है। ठीक है, इन्हीं का मान रख के आप फिर 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा। तो 14 और प्लस 16 बटे 2, इसको जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा निकल के आपका 30/2। यहाँ से आप करेंगे तो आपका 15 आएगा आंसर, 15, मतलब जो विकल्प 15 है वो इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बचा है, शायद 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। हाँ, इसमें पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का अनुभाविक संबंध क्या है। तो आप जानते होंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ये इसका फार्मूला होता है। उसी को आगे पीछे करके इसमें बनाया होगा, जो सही इस पर बैठेगा उसी को आप लगा देंगे। ठीक है, मेन फार्मूला इसका होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ठीक है, ये होता है फार्मूला में। और इसमें देखिए कि इसमें कौन सा बैठ रहा है, इस पे अब इसमें बी वाला अगर देखेंगे तो यही किया है। बी वाले में किया क्या है कि ये बहुलक इधर कर दिया है, बहुलक को यहीं रोक दिया है। बहुलक ये जो माइनस है इसको हम अगर लाएं इस बगल करें हम तो प्लस का 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बराबर किधर है, इधर ये लिख दिया है 3 × माध्यिका। तो ये आपका निकल के जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि कितना होगा। जब विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि कहे तो उलट कर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। यदि क्रय मूल्य पे कहे तो सीधा सीधा आप लगाएंगे लाभ पूछे तो लाभ बटे क्रय मूल्य × 100, हानि पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो इसमें उलट कर हम लगाएंगे, इसमें उलट कर लगाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य पे कह रहा है। जब लाभ कहेगा तो माइनस करेंगे, जब हानि कहेगा तो प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए 20% की हानि कह रहा है। ठीक है, 20, अब जब कह रहा है 20% की हानि में हम लोग घटाते हैं, 100 माइनस करके लगाते हैं, बट यहाँ विक्रय मूल्य पे कह रहा है इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। तो
100 प्लस 20 इंटू 100, बस इसी को सॉल्व करो आंसर 120 गुणे 100। ठीक है, 20 छक्का ये हो जाएगा आपको, इसको काटेंगे तो 3 और ये 50, और आपका 50/3 ये आंसर होगा। या तो इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 2/3 ये आंसर होगा। इसे यही दिया होगा, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आज हमने आपको जितने भी 2019 का ही है ना, 2019 सुपर टेट में मैथ के क्वेश्चन आए थे, हमने आज सारा आपको सॉल्व करा दिया। आशा करते होंगे कि आज आपको 2019 आशा करते हैं कि आपको पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन सुपर टेट में आते हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहिए इसी तरह से। और आप भी ये जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आता है सुपर टेट में, ये भी आप कोशिश करिए कि 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में आप इसको कर लें, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिसे आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज हम लोग यहीं अपनी क्लास को रोकते हैं। ठीक है, और हमारा पढ़ाया हुआ यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए अच्छे हमको, और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।